Hello guys, I Dr. Shashikant Rathore welcome you in the next lecture of Algorithm Gate series। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एल्गोरिथम सब्जेक्ट में। इस टॉपिक में से 100% चांस है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अब बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो दो के बीच में करते हैं। मीन्स आपको दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दे दी जाएगी। हो सकता है आपको दो एल्गोरिथम दे दी जाए और एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आप निकालें, और या कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आप एनालिसिस करें उन एल्गोरिथम के बीच में कि कौन सी एल्गोरिथम बेटर है और कौन सी एल्गोरिथम बेटर नहीं है। तो उसके बीच में एनालिसिस, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करेंगे। जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, मीन्स बिगर कॉम्प्लेक्सिटी वाली एल्गोरिथम खराब होगी। खराब तो क्या मतलब, कम कह सकते हैं उसको, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। ठीक है, मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी वाली एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर होगी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली एल्गोरिथम से। तो इसी को समझते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किया जाता है। जैसे सपोज दो फंक्शन दे रखे हैं आपको एग्जांपल के लिए। वन सेकेंड, हम यहाँ दो फंक्शन लेते हैं। एक है f1n और f2n। आपको दो एल्गोरिथम दे सकते हैं या दो सिंपल डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी दे सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में आपको कंपेरिजन करना है कि दोनों में से कौन सी बेटर है या कौन सी बिगर है। ठीक है, बिगर और बेटर का वाइस वर्सा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी मतलब बिगर होगी, वो बेटर नहीं होगी। ठीक है, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वो एल्गोरिथम ज़्यादा बेटर होगी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों का वाइस वर्सा रिलेशन है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं। जैसे सपोज f1 फंक्शन है हमारे पास n स्क्वायर लॉग n। ठीक है, और ये वाला फंक्शन है सपोज n लॉग n रेज़ टू पावर 10। ठीक है, दो फंक्शन हमारे पास गिवन है और इन दोनों के बीच में हमें कंपेरिजन निकालना है कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बिगर है दूसरी से। या फिर हो सकता है आपको इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएं कि f1 n इज ऑर्डर ऑफ f2 n। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दे दिया। हो सकता है दूसरा ऑप्शन आपको इस तरीके से दे दिया जाए, f1 n इज ओमेगा ऑफ f2 n। या तीसरा दे दिया इसमें बोथ या नन ऑफ अदर, या कुछ भी ऑप्शन इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा लगाना है। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि f1 इज द ऑर्डर ऑफ f2n। मीन्स f2n अपर बाउंड है और उससे नीचे नीचे ही f1n रहेगा। मतलब f1n इज स्मॉलर देन f2n। अगर f2n बिगर है तब हमें ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है। अगर इसका अपोजिट है मतलब f1n बड़ा है, तो इस केस में क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या कहता है, लोअर बाउंड प्रोवाइड कराता है। मतलब f1n इज ओमेगा ऑफ f2n, देन f2n विल बी द लोअर बाउंड ऑफ f1n। मतलब f2 हमेशा छोटा होगा। अगर ये वाला केस बन रहा है तो आपको ओमेगा वाला सेलेक्ट करना है। तो मेनली हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसको पता लगाने के लिए हम सिंपल 1 बाय 1 n की वैल्यू पुट करते जाते हैं, और उससे जो वैल्यू आती है जिसकी बड़ी होगी दैट विल बी द बिगर कॉम्प्लेक्सिटी, और जिसकी छोटी होगी वो स्मॉलर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम n की वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। लेट सपोज हम n की वैल्यू रखते हैं 8। तो n इक्वल्स टू 8। n इक्वल्स टू 8 रखने से f1n जो कि था हमारे पास n स्क्वायर लॉग n, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 8 की पावर 2 हो जाएगी, लॉग 8 हो जाएगा। ठीक है, और f2n हो जाएगा हमारे पास 8 लॉग 8 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 स्क्वायर, और लॉग 8 की वैल्यू क्या आएगी, ये बेस 2 कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर नहीं दे रखा है तो बेस 2 है। तो बेस 2 के लिए 1 सेकेंड, तो 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3। तो
log 8 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल 3, और इधर आएगा 8 और ये हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 10, 8 से ये हट गया, 3 से ये गया 9 बार, तो हमारे पास आया इधर 8 और इधर आया 3 रेस्ट पावर 9। तो ये सिंपल हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है। मीन्स अगर हम n की वैल्यू 8 रखते हैं तो हमें क्या आया कि f2n विद ग्रेटर देन f1n। बट अगर आपने n इक्वल टू 8 को सेलेक्ट किया या अगर डायरेक्टली इतना से वैल्यू को देखकर अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको एनालिसिस करनी है तो आपको n की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ज़्यादा इनपुट नहीं होंगे तब तक आप किसी एल्गोरिथम को अच्छी या बुरी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे n की वैल्यू थोड़ी और ग्रेटर करते हैं, आपको कम से कम n की 3-4 वैल्यू रखनी पड़ेगी जब जाके आपको किसी ऑप्शन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन बहुत इजीली इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू हम जैसे सपोज रखते हैं 64 रखते हैं तो f1 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 64 की पावर स्क्वायर एंड लॉग 64, यहाँ पे इधर आ जाएगा 64 लॉग 64 रेज़ टू पावर 10, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 64 स्क्वायर और हियर विल बी 64 को 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं 6, तो 2 की पावर 6 होता है, तो इट विल बी इंटू 6, और यहाँ पे कितना आएगा 64 इंटू 6 रेज़ टू पावर, sorry for the interruption, so it will be 6 raised to power 10 and the answer will be here will be 64 and here will be 60 to the power 9. So you can also say from here it is greater, means f2 is greater, but if you put the value of n equals to 10 raised to power 10, suppose we put the value of n equals to 10 raised to power 10, then what will be the answer? Here the value will be 10 raised to power 10 to the power 2 and here log 10 raised to power 10. ठीक है, एंड ओके, और दूसरे फंक्शन में वी विल गेट 10 raised to power 10 log 10 raised to power 10 to the power 10. ओके, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे बेस हम 10 ले लेते हैं तो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो बेस 10 लेकर हम कंसिडर करते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 raised to power 20। अगर इसको बेस 10 माने तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 10, इसको सॉल्व करते हैं 10 raised to power 10, यहाँ पे 10 raised to power अगेन 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 raised to power 21 और इधर आ जाएगा हमारे पास 10 raised to power 20। तो इस केस में आपको कौन सी वैल्यू बड़ी मिली, ये वाली। मीन्स अगर हम इसके बाद या इसके आसपास से हम आगे बढ़ते हैं n की वैल्यू, तो हमेशा ये फंक्शन बड़ा होगा। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं f1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम f2n। आपको हमेशा n की वैल्यू काफ़ी बड़ी रखनी है, तभी आपको प्रॉपर आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा वो होगा ये। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी तरीके की एल्गोरिथम्स होती हैं, तो कुछ एल्गोरिथम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, जैसे सपोज फैक्टोरियल c to the power n raised to power c, n log n log n and log n। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ की टर्म में देखो तो ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, जो कि बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ रही है n की टर्म, जो टाइम इसका बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियली। तो ये इस तरीके से आपके कंपेरिजन गिवन है।
तो यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। जैसे सपोज सबसे जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हाँ इससे कम कोई हो ही नहीं सकती कि सबसे बेस्ट तरीके से, तो वो होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। जैसे आपने ऑर्डर ऑफ 1 देखेंगे, 1 2 देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अगर कांस्टेंट है तो वो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगी। उससे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ लॉग लॉग एन, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इससे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन। फिर उसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। फिर इससे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। फिर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ऑर्डर ऑफ एन रेज़ टू पावर के। और इससे बड़ी रहेगी फिर आपकी ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू पावर एन, एंड देन you can say order of 2 raised to power 2 की पावर n। और इससे सबसे लास्ट में रहेगी आपकी फैक्टोरियल n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ फैक्टोरियल n। तो ये पूरी सीरीज है लगभग, इसके अलावा आपके पास शायद ही कोई कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सीरीज भी याद रख सकते हैं और इसी के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम इस ऑर्डर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो वो इसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं उसी क्वेश्चन को दोबारा से। तो हमारे पास क्वेश्चन था एन स्क्वायर लॉग एन, और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे पास एन लॉग एन रेज़ टू पावर 10। ये हमारे पास दो फंक्शन थे f1 और f2, इसके बीच में हमें निकालना था। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर दें तो सिंप्लीफाई किस तरीके से, जैसे इसको लिख सकते हैं हम n इंटू एन लॉग एन। सिंपल मैंने एन स्क्वायर को 2 बार n लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने n लॉग n एक निकाल लिया इस लॉग n में से, तो दूसरा बचा लॉग n रेज़ टू पावर 9, ठीक है। हमने एक एक टर्म निकाल ली। अब n log n से ये पूरा इधर से इधर कट गया, ठीक है। तो बचा कितना n, और इधर बचा कितना log n टू द पावर 9, ठीक है। अब दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, तो log लेते हैं, log n इधर हो जाएगा और इधर क्या होगा log पावर 9, ओके। ये लॉगरिथम के रूल से आगे 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा log n, और इधर क्या रहेगा log n। ये हमारे पास कांस्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी में अगर लीनियर टर्म में अगर कांस्टेंट आ जाए तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल हमारे पास टर्म कितनी बचेगी log n, और इधर रहेगा log n, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हमारी जो जनरल टर्म्स हैं ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी है। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो गई होगी कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती है और किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी छोटी होती है, ठीक है। तो जो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एल्गोरिथम बेटर नहीं होगी, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वो बेटर होगी, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी दैट विल बी द बेटर एल्गोरिथम, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी दैट विल बी द वर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एल्गोरिथम के भी कैटेगराइजेशन किया गया है। कई बार डायरेक्टली आपसे किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि एल्गोरिथम किस तरह की है, ठीक है। मतलब
एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम है या पॉलिनोमियल टाइम की एल्गोरिथम है, तो उसको भी हम देखते हैं। वन सेकेंड। तो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द एल्गोरिथम। एक टर्म आती है लॉगरिथमिक एल्गोरिथम, जिन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है, ठीक है, उन सब एल्गोरिथम को बोलेंगे लॉगरिथम एल्गोरिथम, ठीक है। रन ग्रोज लॉगरिथमिकली इन प्रोपोर्शनल टू एन। लगभग ये अगर ग्राफ में देखा जाए तो ये इस फॉर्म में एन के, जो एन इधर चल रहा था, इसके लगभग पैरेलल चलती है, ठीक है। ए लीनियर एल्गोरिथम ओ एन रन टाइम ग्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है उनको बोलते हैं लीनियर एल्गोरिथम। सुपर लीनियर की बात करें तो वो होती है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन, ठीक है। तो एन लॉग एन जिसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट विल बी सुपर लीनियर एल्गोरिथम। नेक्स्ट आती है एन रेज टू पावर सी, मीन्स ऊपर कोई सा भी कॉन्स्टेंट दे दिया पावर में और नीचे एन है, तो ये होगी पॉलिनोमियल एल्गोरिथम, ठीक है। याद रखिएगा पॉलिनोमियल एल्गोरिथम, ठीक है। अगर इसका जस्ट उल्टा है, मीन्स कांस्टेंट नीचे टू रेज टू पावर एन, ठीक है, ऊपर एन है नीचे कांस्टेंट है, देन इट विल बी ए एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम, ठीक है। ये काफी वर्स्ट तरीके की एल्गोरिथम होती है, इसमें रन टाइम ग्रोज इवन फास्टर देन पॉलिनोमियल बेस्ड एन, ठीक है। नेक्स्ट होती है फैक्टोरियल टाइप की। अगर आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टोरियल में आ रही है देन इट विल बी ए फैक्टोरियल एल्गोरिथम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि एल्गोरिथम लॉगरिथम में है या लीनियर है, या आपको इस तरीके से निकालना रहेगा। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। आई होप आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप इजीली क्वेश्चन कर पाए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन गेट एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। लेट डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। वन सेकेंड। Yeah. Now question is saying consider the following three functions fn, gn, hn. Three functions are given. Fn is this one. One second. What is going on? Yeah. Three functions are given. Fn is 2 raised to power n, gn is factorial n, and hn is n log n. Which of the following statement about the asymptotic behavior of hn, gn and hn is true? ये चार ऑप्शन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले तो तीनों फंक्शन को लिख लेते हैं। तीन फंक्शन है हमारे पास fn, एक है gn और तीसरा है hn। fn की वैल्यू दी हुई है 2 raised to power n, gn की वैल्यू दी हुई है फैक्टोरियल n एंड hn की वैल्यू दी हुई है n log n। अब आपको इसमें से असिम्प्टोटिक बिहेवियर देखना, मीन्स कौन किसका ऑर्डर ऑफ है या ओमेगा ऑफ है या थीटा ऑफ है, ठीक है। मीन्स कौन किससे ज़्यादा है या कम है। दैट इज द सिंपल सॉल्यूशन फॉर दिस। आपको ये पता लगाना है कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। तीन एल्गोरिथम्स हैं fn, gn एंड hn, जो कि फंक्शन है उसके, उनकी वैल्यूज गिवन है 2 raised to power n, फैक्टोरियल n एंड n log n। उनमें आपको कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। बड़ा मतलब जो हायर कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स हमें इसमें वैल्यूज पुट करके देखनी है एन की वैल्यू आप हायर रखेंगे तब आपको इनके बीच में कंपेरिजन समझ में आएगा। जैसा कि हमने एक सीरीज देखी थी, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि लॉगरिथमिक वाली टर्म सबसे छोटी वाली टर्म होती है। सबसे छोटी मतलब सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग लगती है, जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी log n की टर्म में है, n log n है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी, उसको सबसे कम टाइम रिक्वायर्ड होगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n। n log n will be the smallest complexity among them। तो ये आ गई सबसे पहले, यानी ये सबसे छोटी है। फिर उसके बाद बात करें
तो कौन सी वाली बची, टू रेज टू पावर एन एंड फैक्टोरियल एन। हमें ये पता है कि फैक्टोरियल एन सबसे वर्स्ट होती है, वर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब सबसे बड़ी वाली होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी, फैक्टोरियल एन, जो कि सबसे बड़ी होगी। ठीक है, बीच में कौन बची, टू रेज टू पावर एन। ठीक है, टू रेज टू पावर एन विल बी इन मीडियम। ठीक है, तो सबसे छोटी होगी एन log n, फिर होगी टू रेज टू पावर एन, फिर होगी फैक्टोरियल एन। मीन्स अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे छोटा होगा एच एन, फिर होगा टू रेज टू पावर एन यानी कि फंक्शन एफ एन, फिर होगा जी एन। ओके, तो हमें इनके बीच में कंपेरिजन मालूम पड़ गया कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन होगा एच एन, फिर एफ एन, फिर जी एन। अब इसके बेसिस पे हमें इन ऑप्शन में से आंसर निकालना है कि कौन किसका ऑर्डर ऑफ होगा, कि कौन किसका ओमेगा ऑफ होगा, या कौन किसका थीटा ऑफ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ओमेगा और ऑर्डर ऑफ की बात हुई है, तो इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है और ओमेगा का मतलब क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। सेकेंड, और इसको रख लेते हैं हम ऊपर। ओके, now according to option is saying what, first of all fn is order of gn and gn is order of hn. अब now what is the meaning of order, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, order means if fn is order of gn means fn छोटा होगा gn से, gn will be upper bound of fn always। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है fn is order of gn, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, fn के लिए अपर लिमिट क्या होगी, gn, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मतलब इट इज एन अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑर्डर ऑफ अपर लिमिट प्रोवाइड कराता है, मींस gn विल ऑलवेज बी अपर लिमिट फॉर fn। fn की वैल्यू gn से ऊपर नहीं जाएगी, gn टॉप मोस्ट होगा, gn टॉप मोस्ट होगा मतलब fn शुड बी लेस देन, ऑलवेज लेस देन फ्रॉम, लेस देन और इक्वल टू फ्रॉम gn। अगर ये होगा तो ऑर्डर ऑफ जीएन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या एफ एन जी एन से छोटा है, यस एफ एन जी एन से छोटा है, यहाँ पे हमने ये इसमें देखा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, मतलब इतना सा तो ट्रू है। अब देखते हैं बाकी का, जी एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन, तो यहाँ पे जी एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन, क्या ये है क्या, तो इसको चेक करते हैं। इसका मीन्स क्या होगा, एच एन विल बी इन अपर लिमिट, मीन्स जी एन विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन फ्रॉम एच एन, एच एन से हमेशा छोटा होगा जी एन। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से दैट जी एन इज एन ऑर्डर ऑफ एच एन। ओके, तो क्या ऐसा है कि यहाँ पे जी एन एंड एच एन के बीच में रिलेशनशिप नहीं, एच एन छोटा है और जी एन बड़ा है, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एफ एन इज इन ओमेगा ऑफ जी एन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन। ठीक है, ओमेगा ऑफ जी एन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, ओमेगा मीन्स लोअर लिमिट, ओमेगा क्या बताता है हमें, लोअर लिमिट बताता है, मीन्स जी एन से ऊपर ही वैल्यू रहेगी एफ एन की, मतलब एफ एन will always be greater than equals to from gn। fn की वैल्यू हमेशा gn से बड़ी रहेगी, gn लोअर लिमिट रहेगा, ओमेगा यहाँ पे क्या बताता है, लोअर लिमिट। ओके, तो fn एंड gn, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी, fn बड़ा है क्या gn से, fn gn से, यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट आई थी इस वाली कंडीशन को देख के, ठीक है, इस रिजल्ट को देख के ये यहाँ पे वॉलेट हो रही है, ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि एफ एन यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे एफ एन छोटा है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स।
फॉल्स है तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। पर इसका एक ये वाला भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी एन इज इन ऑर्डर ऑफ एच एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? जी एन के लिए एच एन हमेशा अपर लिमिट होगा। जी एन शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रॉम एच एन। क्या ये है? जी एन छोटा है एच एन से? जी एन छोटा नहीं है एच एन से, तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। ये भी फॉल्स थी और ये वाली भी फॉल्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग। नाउ वी विल गो ऑन टू ऑप्शन सी। सी को चेक करते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, ऑप्शन सी को देखते हैं। तो सी इज सेइंग जी एन is in order of what? Fn. C Gn is order of Fn, means Fn will be upper limit, means Gn is always should always be less than from Fn. अगर ये है तब we can say that Gn is an order of Fn। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या? यहाँ पे Gn छोटा होना चाहिए Fn से? नहीं, Gn बड़ा है यहाँ पे Fn से इस वाले में, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो ये वाला भी यहाँ पे रॉन्ग। ओके, अब दूसरा वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका। वैसे तो ऑप्शन तो गलत हो ही चुका है। इट इज इन ऑर्डर ऑफ एफ एन। एच एन इज इन ऑर्डर ऑफ एफ एन। ऑर्डर मतलब अपर लिमिट होगा एफ एन, तो एच एन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू फ्रॉम एफ एन। क्या ये है या नहीं है? तो इसको चेक करते हैं। एच एन शुड बी एफ एन, यस ये ट्रू है, तो ये वाला ट्रू है, बट ये वाला फॉल्स है। तो ये ट्रू था पर ये फॉल्स है, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो तीनों ऑप्शन गलत हुए, लास्ट बचा तो लास्ट वाला सही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो लास्ट वाला कह रहा है एच एन इज इन ऑर्डर ऑफ एफ एन। एच एन इज इन ऑर्डर ऑफ एफ एन, means fn should be in upper limit and hn should be in lower. Okay, तो hn should be less than equals to from fn। ये हमेशा होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि hn is in order of fn। क्या ये है? hn fn से छोटा है? यस, hn fn से छोटा है, तो ये वाले तो कंडीशन ट्रू हो गई। ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया, सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। जी एन इज इन ओमेगा ऑफ Fn। Gn is in omega of Fn। तो क्या इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा मीन्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब Fn शुड बी इन लोअर, मीन्स Gn शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम Fn। क्या ये है? Gn छोटा, सॉरी Gn बड़ा है Fn से? यस, Gn बड़ा है Fn से, यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू, मीन्स ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। दोनों ही सही है, मीन्स ओवरऑल डी ऑप्शन इज राइट। so answer of this question will be option D। okay, I hope you got the answer of this question। तो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं यहाँ पे। okay, the question is this one। I hope question is visible to you। okay, question is saying consider the following function from positive integer to real numbers। ये वैल्यूज दी हुई है कुछ, tan, रूट एन, एन, log 2, log n, base 2, 100 by n। The correct arrangement of above function is in increasing order of asymptotic complexity। मीन्स ये कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन है अलग अलग एल्गोरिथम की। ठीक है, ये अलग अलग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन है और उनका करेक्ट अरेंजमेंट पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स सबसे छोटी कॉम्प्लेक्सिटी, छोटी मतलब सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, फिर सबसे बड़ी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, फिर वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट जमाना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो आप वीडियो को प्रीवियस करके देख सकते हैं कंसेप्ट।
तो उस अगर आपको सीरीज याद है तो आप इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है आपको सीरीज में, तो आपको किस तरीके से निकालना है, एन की वैल्यू रखनी है और एन की वैल्यू को रख के आपको देखना है किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसकी वैल्यू कम आ रही है। तो सपोज अभी मुझे सीरीज पूरी तरीके से याद नहीं है, तो हम एन की वैल्यू को यहाँ पे रख के देखते हैं। तो वन बाय वन हम लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं दोबारा फंक्शन लिख लेता हूँ। सबसे पहले 10 है, फिर है रूट एन, फिर है एन, फिर है लॉग एन बेस 2, फिर है 100/n। ओके। तो यहाँ पे ये अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें हम एन की वैल्यू को रख के देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, एन की वैल्यू को आपको बहुत हायर रखना है, हायर मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म्स में रखना है, तब जाके आपको आंसर आपका आंसर सही आएगा। तो इसको मैं आपको प्रूव करने के लिए आपको एक पहले एन की छोटी वैल्यू को लेके देखेंगे, फिर एन की बड़ी वैल्यू को लेके देखेंगे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो सपोज मैं ले लेता हूँ 16। यहाँ पे 2 की फॉर्म में लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट भी है और लॉग बेस 2 भी है। तो 2 की पावर में लोगे तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइन खींच लेता हूँ, 1 सेकेंड। ओके। तो n की वैल्यू 16 रख के देखते हैं, तो उससे क्या आएगा। ये सबसे पहले तो कांस्टेंट है, इसमें n की कोई टर्म नहीं है 10 में, तो ये एज इट इज 10 रहेगा। रूट n मीन्स रूट 16, n की वैल्यू सिंपल 16 हियर। यहाँ पे log बेस 2 16 एंड हियर 100/16। ओके। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 10, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। रूट 16 मीन्स 4, एन यहाँ पे 16 ही आएगा। लॉग बेस 2, यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴ ठीक है। अगर यहाँ पे 16 की जगह पे हम 2⁴ लिख दें तो सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, तो 4 आगे आ जाएगा। यहाँ पे लॉग 2/2 मीन्स 1 हो जाएगा, लॉग बेस 2 तो यहाँ पे सिंपल बचेगा 4। ओके। 100/16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.25। 6.25। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन छोटा है कौन बराबर है। तो रूट एन और लॉग 2/2n दोनों ही बराबर है, बट लॉग को हम पहले लेते हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, लॉग एन, फिर आ जाएगा रूट एन, फिर आ जाएगा ये 100/n, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 16 यानी कि n। तो ये आंसर आया अगर हम n की वैल्यू 16 लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर है, रूट एन। इसके अकॉर्डिंगली कोई सा भी आंसर शायद नहीं बन रहा है। तो हमें n की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं हम, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उसको देखेंगे। तो बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म में लो, ताकि इजीली आप सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हम लेते हैं n की वैल्यू, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरा ही हटा देता हूँ। चलो इसको नीचे हटा देता हूँ। ओके। या अब n की वैल्यू हम रखते हैं, जैसे सपोज 2⁻11 ले लेते हैं। ठीक है। थोड़ी बहुत हायर टर्म लेनी चाहिए ताकि आंसर एग्जैक्ट आए। तो इसको रख के देखते हैं, तो इससे क्या आंसर आता है। सबसे पहले 2⁻11, 10 ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो 10 ही रहेगी। रूट एन, तो 2⁻11 अंडर रूट
यहाँ पे 2 raised to power 11 आ जाएगा, log बेस 2 2 raised to power 11 और 100 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 11। अब 2 raised to power 11 क्या होता है? ये होता है 2048 तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 2048, इधर आ जाएगा 2048, ये 2 raised to power 2 11 आगे आ जाएगा और बचेगा क्या? log 2 base 2 तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 11 आ जाएगा। ये 100 डिवाइडेड बाय 2048। तो इसको सोल्व करते हैं तो आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2048 का क्या होता है रूट? वो होता है 45 और इधर 2048, इधर 11, 100 डिवाइडेड बाय 2048 तो इसको आप सोल्व करोगे तो 0.04 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई, एन की वैल्यू जो हमने 2 raised to power 11 रखी। तो इसके बेसिस पे हम ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन है? ये फर्स्ट रैंक, फिर ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, ये फोर्थ रैंक, ये 5 रैंक। ओके, तो इसको इसके ऑर्डर में जमा लेते हैं हम। तो सबसे पहले आ जाएगा 100/n। ओके, फिर आ जाएगा सेकंड नंबर 10, फिर आ जाएगा थर्ड नंबर log n/2, फिर आ जाएगा 4 नंबर दैट इज रूट n, फिर आ जाएगा 5 नंबर दैट इज n। तो ये हमारे पास ओवरऑल, आई होप आपको दिख रहा होगा या तो ये आपके पास ओवरऑल सीरीज आ गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 100/n, 100/n, फिर 10, नहीं ये नहीं, ये है हाँ 100/n, फिर 10, फिर log n, फिर रूट n, फिर n। यस, ये पूरी सीरीज आपके एग्जैक्टली आ रही है। तो आंसर विल बी दिस वन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप n की वैल्यूज रख के देखिए, इससे आपको एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। बट आपको n की वैल्यू को हायर लेनी है, हायर मतलब बहुत ज़्यादा हायर। ओके, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो अगर आप इस तरह की वैल्यूज लेंगे तो आपके आंसर इजीली एग्जैक्ट आएंगे। ठीक है, और फिर भी क्वेश्चन हो तो आप 2-3 वैल्यू लेके, एन की 2-3 वैल्यू लेके क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। Question is saying there are two functions with w and n. Note that the worst case and average case running time complexity of algorithm executed on size of the time. Which of the following is true? Means दो complexity given है किसी algorithm की, एक तो worst complexity, एक average complexity। वर्स्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वर्स्ट मीन्स कितनी खराब कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो होती है वर्स्ट। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एल्गोरिथम मतलब बहुत ही वर्स्टली परफॉर्म करती है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है, तब दैट विल बी द वर्स्ट केस। एंड एवरेज केस मीन्स नॉर्मली किस तरीके से बिहेव करती है कोई भी। तो दो कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। तो वर्स्ट केस इज डब्ल्यू एन एंड एवरेज केस इज ए ऑफ एन। अब इन दोनों में से इनके बीच में रिलेशन बताया है चार ऑप्शन के थ्रू। एन इज द मेगा ऑफ डब्ल्यू एन, थीटा ऑफ, ऑर्डर ऑफ, स्मॉल ऑफ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें देखना दोनों में से कौन सी बड़ी है। ठीक है, कौन किसकी अपर लिमिट, कौन किसकी लोअर लिमिट रहेगा। वर्स्ट केस और एवरेज केस आप जैसे कि नाम से देख सकते हैं, किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? वर्स्ट केस में ज़्यादा टाइम लगेगा, मीन्स इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम एवरेज केस। ठीक है, तो डब्ल्यू एन हमेशा बड़ा होगा, तो वी कैन से दैट एन इज इन ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू एन। ओके, ये कह सकते हैं डब्ल्यू एन हमेशा बड़ा होगा।
तो दैट विल बी आंसर ऑफ W, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने सिलेबस के 2 मॉड्यूल पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए। मैं एक बार आपको सिलेबस बताता हूँ। दिस इज द सिलेबस हियर। इसमें टोटल सिलेबस को हमने 7 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था, जिसमें से फर्स्ट मॉड्यूल था असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें हमने सबसे पहले एल्गोरिथम पढ़ी, उसके अलावा एनालिसिस किया, उसके असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में देखे, बिग ओ, ओमेगा, थीटा नोटेशंस पढ़े और उसके ऊपर क्वेश्चंस उनके बीच में प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी रिलेशन थे वो हमने पढ़े। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। इसके बाद हमने रिकरेंस रिलेशन वाला मॉड्यूल को कंप्लीट किया। इसमें हमने रिकरेंस रिलेशन को समझा, रिकरेंस रिलेशन किस तरीके से बनाते हैं वो समझा, उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। बेसिकली सॉल्व करने के 3 मेथड थे। रिकर्सिव ट्री मेथड था जो कि ज़्यादा यूज में नहीं आता क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, कई बार बनता है ट्री या नहीं बनता, उसके बेसिस पे होता था। सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशन डालनी होती थी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर्स में मास्टर थ्योरम वगैरह पढ़ी। मास्टर थ्योरम के थ्रू आप, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, यहाँ पे आप मास्टर थ्योरम कर लीजिए। ठीक है, तो मास्टर थ्योरम में आपने शॉर्टकट मेथड वगैरह पढ़े। अधिकतर क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन से आते हैं, जिसमें आपको मास्टर मेथड अप्लाई करके उसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी रहती है। तो आई होप आपको दोनों मॉड्यूल पूरी तरीके से कवर हो गए होंगे। अगले लेक्चर्स में आप डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड और सर्चिंग एंड सॉर्टिंग और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ेंगे। बेसिकली ये अप्रोचेज हैं जो किसी भी एल्गोरिथम को या किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, नॉट एल्गोरिथम, किसी भी क्वेश्चन मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको सॉल्व करने के मेथड होते हैं। सॉल्व करने के मेथड मतलब अप्रोचेज होते हैं, किस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बेसिकली 3 तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और भी तरीके होते हैं बट बेसिकली 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसमें जैसे डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड अपना के, डिवाइड एंड कॉन्क्योर मतलब किसी भी प्रॉब्लम को पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ के आप उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी होता है। फिर उसको सारे सॉल्यूशन को मर्ज कर देंगे तो वो डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड कहता है। ग्रीडी मेथड में अगेन किसी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ेंगे और जो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व हो जाएगी, मतलब जो हमारे लिए बेटर रहेगा सॉल्व करना, उसको हम पहले करेंगे, जो कि ग्रीडी से डिफाइंड है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है, तो ये आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरा सिलेबस मतलब मैंने मुझे 2 मॉड्यूल पढ़ाने थे। आगे के लेक्चर्स शायद गौरव सर लेंगे और आगे मनीष सर लेंगे, तो फिर महेश सर लेंगे। तो आप बने रहिएगा इस गेट एल्गोरिथम सीरीज में, ताकि आपको पूरा सिलेबस कवर हो सके। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये दोनों मॉड्यूल पूरी तरीके से क्लियर होगा।